सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, कि कैसे पार्टिसिपेंट्स ने मूवमेंट को देखा। अब किस मूवमेंट की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए, CDM यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। इसके पहले जो हमने मूवमेंट पढ़ा था उसको हम जस्ट इसके साथ अगर रिलेट कर दें, जिस मूवमेंट का नाम पढ़ा था हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। जब हम असहयोग आंदोलन की कंप्लीट थीम को पढ़ लिए थे तो उसके बाद हमने पढ़ा डिफरिंग स्टूडेंट्स विद इन द मूवमेंट। तो हमने मूवमेंट को देखा टाउन्स में, मूवमेंट्स को देखा कंट्री साइड में और मूवमेंट्स को देखा प्लांटेशन में, कि लोग किस किस तरीके से जो डिफरेंट ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, उनकी नोशन क्या है, उनके एस्पिरेशन क्या है। तो ठीक पैरेलल उसी तरीके से CDM इज यानी जो मूवमेंट चल रहा है CDM वाला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला, इसमें लोग किस नोशन से, किस नोशन के साथ, किस एस्पिरेशन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। यानी कि let us now look at the different social group that participated in the civil disobedience movement। हम इस पूरे लेक्चर में, इस सीरीज में जानने वाले हैं कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट किए थे CDM में, उनके नोशंस क्या थे और कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए थे। और इस टॉपिक में बढ़ने से पहले तीन प्रमुख प्रश्न, वो तीन प्रमुख प्रश्न जो है वो क्या पैदा हो रहा है कि व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट किए थे वो क्यों ज्वाइन किए, क्या कारण था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर नोशन, यानी कि उनका ज्वाइन करने के पीछे उनकी धारणा क्या थी, एंड व्हाट वर देयर आइडियल्स, और उनके आइडियल्स क्या थे, साथ ही साथ व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, और उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। इन तीन प्रश्नों की तलाश हम हर एस्पेक्ट में तलाशेंगे, लेकिन हमको समझ में आ चुका है कि टोटल हमको ये पढ़ना है कि कौन कौन से सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और पार्टिसिपेट करने के पीछे उनका नोशन क्या था। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, आप समझना होगा कि भारत देश जो है उस वक्त भी और आज भी शहर और गांव में क्या था, डिवाइडेड था, पुरुष और महिलाओं में डिवाइडेड है। उसी थीम पे लेके चल के इस टॉपिक को हम लोग जो है बढ़ेंगे आगे। जैसे गांव की तरफ हम देखेंगे कंट्री साइड में, और शहर की तरफ देखेंगे। कंट्री साइड की बात करेंगे तो कंट्री साइड में रिच पीजेंट और पुअर पीजेंट दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि पार्टिसिपेशन बाय रिच पीजेंट, पार्टिसिपेशन बाय पुअर पीजेंट। और साथ ही साथ अगर शहर की बात करेंगे, यानी शहर यानी अर्बन एरिया की बात करेंगे, टाउन्स की बात करेंगे, तो वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग थे, यानी बिजनेस क्लास वाले जो लोग थे, किस नोशन के साथ पार्टिसिपेट किए थे। और साथ ही साथ जो वर्किंग क्लास थी, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर ने किस नोशन के साथ और किस लिए पार्टिसिपेट किया था। और बात करेंगे लास्ट पॉइंट वुमेन्स की, तो वुमेन्स गांव में भी थी और वुमेन्स शहर में भी थी, और उन महिलाओं ने क्यों पार्टिसिपेट किया, किस लिए पार्टिसिपेट किया और उनका नोशन क्या था। इन पॉइंट्स को हम जानने वाले हैं। आई होप आप फंडामेंटल टॉपिक्स को समझ चुके होंगे कि गांव और शहर दोनों में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। गांव में जो है आप देखें तो अमीर किसानों ने पार्टिसिपेट किया, गरीबी किसानों ने भी पार्टिसिपेट किया। शहर की बात करें तो बिजनेस क्लास ने पार्टिसिपेट किया, वर्किंग क्लास ने भी पार्टिसिपेट किया। और महिलाओं की बात करें तो गांव की महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया और शहर की महिलाओं ने भी क्या किया, पार्टिसिपेट किया। अब इसी पांचों एस्पेक्ट को हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट। अब ये आपका पेज है, ये एनसीईआरटी के पेज है, ये जो पेज है वो आपका हेडिंग के अंतर्गत आता है, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, कि पार्टिसिपेंट्स ने मूवमेंट को कैसे देखा। यहां से यहां तक आप देखेंगे जब आप टॉपिक को, तो ये आप देखेंगे और समझेंगे रिच पीजेंट और पुअर पीजेंट की कहानी। किसको देखेंगे, यहां पर आप रिच पीजेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये रिच पीजेंट ने क्यों पार्टिसिपेट किया। देखिए, आप हर पेज को ब्रेक डाउन कर पाते हैं तो खुद का नोट आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें आप देखेंगे पुअर पीजेंट, अगर आपके पास बुक खुली है, ओपन है, तो इस तरीके से आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं इस पूरी हेडिंग को। तो पुअर पीजेंट्री ने कैसे पार्टिसिपेट किया, यहां पर आप देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक बिजनेस क्लास के बारे में बात है, बिजनेस क्लास के बारे में बात है, यहां पे वर्किंग क्लास की बात है, और यहां लास्ट में यहां से लेकर यहां तक महिलाओं की बात है। यानी कि इस पूरे हेडिंग का हमने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया कि आप क्या पैसेज क्या अपनी बुक में पढ़ते हैं तो क्या पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं। इन पांच वर्गों ने, 5 डिफरेंट सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था CDM में, अपने अपने एस्पिरेशन की वजह से, अपने अपने नोशन की वजह से। पहला टॉपिक है पार्टिसिपेशन बाय रिच पीजेंट, यानी कि रिच पीजेंट के द्वारा किया गया पार्टिसिपेशन। इसमें आप देखेंगे रिच पीजेंट, जो किसान क्या है, मजबूत है, अमीर है, धनी है, समृद्ध है, प्रॉस्परस है, जैसे लैंडलॉर्ड,
कौन थे? लैंडलॉर्ड थे, जमींदार लोग थे, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे बेसिकली जो गुजरात के जो पाटीदार थे और जो उत्तर प्रदेश के जाट थे, इन लोगों ने, ये एक प्रकार से कहा जाए जो कमर्शियल वर्ग था, कमर्शियल क्रॉप को प्रोड्यूस करता था, इन लोगों को हम बोल सकते हैं रिच पीजेंट। और इन लोगों ने किस नोशन के साथ पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, जिसका नाम था CDM, उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन। बात करेंगे कंट्री साइड की, रिच पीजेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो पीजेंट जो कम्युनिटीज थी, लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, वर एक्टिव इन द मूवमेंट। ये लोग क्या थे? मूवमेंट में एक्टिव थे। आप पकड़ रहे होंगे कि पॉइंट्स को, आई होप आप समझिए। उत्तर प्रदेश के जो जाट थे, गुजरात के जैसे आपके पाटीदार थे, ये बेसिकली इस मूवमेंट में CDM में बहुत ज्यादा क्या थे? एक्टिव थे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्यों एक्टिव थे? क्योंकि ये एक प्रोड्यूसर थे, कमर्शियल क्लास थे, ये प्रोडक्शन करते थे मार्केट के लिए, और उससे मार्केट से बेनिफिट उनको मिलता था। अब उनका मार्केट प्रभावित था, तो इसके लिए उनको कुछ सूझा। तो वो क्या सूझा, वो हम इसी टॉपिक पे जानने वाले हैं। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हमें देखने को मिला था, जिसका प्रभाव भारत में भी हमें देखने को मिलता था, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे, एग्रीकल्चरल जो गुड्स थे, उनके प्राइस क्या हो गए? गिर गए। क्या हो गए? गिर गए। और जिसकी वजह से जो भी फूड ग्रेन थे, उनके प्राइस भी क्या हो गए? गिर गए, जिससे दे वर वेरी हार्ड हिट। ये बड़े ही बुरी तरीके से मारे गए मतलब नुकसान उनका हो रहा था। क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। तो बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप, जो भी कमर्शियल क्रॉप थे, उनके ये क्या थे? प्रोड्यूसर थे। और जब इसमें ट्रेड डिप्रेशन आता है और फॉलिंग प्राइसेस, यानी कि वस्तुओं के, यानी जो भी एग्रीकल्चरल गुड्स थे, उनके प्राइस क्या हो रहे थे? गिर रहे थे। तो इससे उनको बड़ा ही नुकसान हो रहा था। एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड, उनका जो है कैश इनकम, यानी कि उनकी आय भी क्या हो रही थी? डिसअपीयर्ड हो रही थी, कम हो रही थी। एंड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड। बट हम जानते हैं कि उन लैंडलॉर्ड्स को, उन जमींदार्स को फिर भी रेवेन्यू टैक्स देना ही पड़ता था, लगान देना ही पड़ता था। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड, दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड। तो ये उनको लग रहा था कि अब गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और ये करना उनके लिए असंभव है। जब इस बात को वो कहते हैं, द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट मानी असंतोष आ गया। अब वो इस बात को गवर्नमेंट के पास रखते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, कहते हैं कि इसको थोड़ा रिड्यूस कर दो। जब ये बात कहते हैं कि रेवेन्यू डिमांड को रिड्यूस कर दो, तो वो इस चीज को रिफ्यूज कर देते हैं, यानी मना कर देते हैं कि हम किसी प्रकार का रिडक्शन नहीं करने वाले हैं, आपको लगान देना पड़ेगा हर हाल में। जो रेवेन्यू डिमांड है, जो रेवेन्यू टैक्स है, वो आपको देना ही पड़ेगा, जिससे कि उनके बीच में असंतोष आता है, गुस्सा आता है, वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से these rich peasant become enthusiastic supporter of the civil disobedience movement, जिसकी वजह से देखिए हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से ही जुड़ा हुआ है। तो अब इसको लग रहा है कि रेवेन्यू टैक्स में कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, उसको रिफ्यूजल दे रहे हैं। अब हमको एक ही सहारा है कि देश में एक मूवमेंट चल रहा है जिसका नाम है CDM, अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट चली जाए तो हमारा पूरा बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा, देना ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्या हो गए? इंथ्यूजियास्टिक सपोर्टर हो गए, बड़े ही उत्साह के साथ CDM को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। CDM को सपोर्ट करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। Organizing their communities and at time forcing reluctant members to participate in the boycott programming। ये थोड़ा सा बेसिक बातें लिखी हुई है कि वो इस पूरे बाइकॉटिंग प्रोग्राम में खूब इंथ्यूजियास्टिक होकर, जोश के साथ, उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जो लोग रिलक्टेंट थे, क्या थे? रिलक्टेंट थे, जो भी अनिच्छुक मेंबर थे, उनको भी वो जबरदस्ती इस मूवमेंट में, CDM में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जबरदस्ती, यानी कि अनिच्छुक होने के बाद भी पार्टिसिपेट करा के CDM का सपोर्ट करते थे, अंग्रेजों का विरोध करते थे। कौन? रिच पीजेंट। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू। तो यहां पे आप समझ पा रहे होंगे कि उनके लिए स्वराज का जो नोशन था, किसके लिए? रिच पीजेंट के लिए जो स्वराज का नोशन था, वो सिर्फ था क्या? स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू,
यानी जो हाई रेवेन्यू है इसके खिलाफ लड़ने का एक संघर्ष है। यानी लड़ने का मतलब उनके लिए स्वराज का मतलब देश की आजादी नहीं है, उनके लिए स्वराज का मतलब ये जो हाई रेवेन्यू डिमांड है इससे हमको छुटकारा मिल जाएगा अगर हम इस तरीके से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनका नोशन क्या है हमने समझ लिया, किसने, रिच पीजेंट ने पार्टिसिपेट किया और उसके पीछे उनकी अवधारणा क्या थी, एस्पिरेशन क्या थी, वो हमने जान लिया। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड, लेकिन बहुत ही जल्द उनको निराशा मिलती है, किसको, रिच पेजेंट को। व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931, हम जानते हैं 1931 में सीडीएम क्या होता है, कॉल ऑफ हो जाता है। आप जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू आपका ये कॉल ऑफ कर दिया था और महात्मा गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन चले जाते हैं। तो जब मूवमेंट कॉल ऑफ हो जाता है तो रिच पेजेंट के हाथों क्या लगती है, निराशा लगती है, क्योंकि विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड, क्योंकि उनका तो फायदा हुआ नहीं रेवेन्यू रेट वाला मामला। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932, लेकिन गांधी जी भी जब गए थे गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और फिर वहां से जब उनके हाथ भी कुछ नहीं लगता है वो भारत में आते हैं, सीडीएम को चूंकि कॉल ऑफ कर चुके थे, दोबारा फिर से रिस्टार्ट करने की बात करते हैं। तो अब की बार जो रिच पेजेंट ने इंथ्यूजियाज्म के साथ, जो उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया था, अब वो दोबारा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि उनका कुछ फायदा नहीं हुआ। मामला यही लिखा है कि व्हेन द मूवमेंट वाज रिस्टार्टेड, जब मूवमेंट फिर से रिस्टार्ट होता है, कब, 1932 में, देन मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, तब बहुत सारे लोग उसमें से क्या कर दिए, रिफ्यूज कर दिए कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरीके से रहा टॉपिक रिच पेजेंट के द्वारा पार्टिसिपेशन किसमें, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। तो हमने समझ लिया कि सीडीएम में जो रिच पेजेंट का पार्टिसिपेशन का जो नोशन था वो कुछ इस तरीके से था। सेकंड पॉइंट की अगर बात करेंगे तो पुअर पेजेंट ने क्यों पार्टिसिपेट किया था, सेकंड जो सोशल ग्रुप था वो था पुअर पेजेंट्री वाला, वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोग समझते हैं। The poorer peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand. इनकी डिमांड कुछ ऐसी नहीं थी कि रेवेन्यू डिमांड कम कर दो, ऐसा कुछ इनका डिमांड नहीं था। उनका क्या मामला था कि मेनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे वर रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स। हम जानते हैं कि छोटे छोटे किसान, ये लोग पुअर पेजेंट्री क्या थे, छोटे छोटे किसान थे, ये किराए पर लेके, रेंट पर लेके, रेंटल एग्रीकल्चर फार्मिंग को परफॉर्म करते थे। बड़े बड़े किसानों से, लैंडलॉर्ड से जमीन लेते थे, उस पर जो है उसका किराया देते थे और उस पर खेती करते थे, ये मामला था इनका। वही लिखा है ना कि दे वर कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड। वे उन सभी जमीनों पे खेती किया करते थे जिन जमीनों का मालिक कौन होता था, लैंडलॉर्ड। उनसे किराए पे जमीन लेके उसमें खेती करते थे, कल्टीवेशन का यानी एग्रीकल्चर सिस्टम को परफॉर्म करते थे। एज दे डिप्रेशन कंटिन्यू एंड कैश इनकम dwindled, द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। अब देखिए मामला फिर वही क्रिस क्रॉस हो रहा है कि अब इनका खेती चल रहा है। अब जब आपका डिप्रेशन कंटिन्यूड, डिप्रेशन जो ट्रेड डिप्रेशन है वो कंटिन्यू रहता है, तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो इनकम है उसमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। और जब इनकम में डाउनफॉल होता है तो स्मॉल जो किसान थे, जो स्मॉल टेनेंट पेजेंट थे, वो फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द रेंट, वो कठिनाई का सामना करने लगे। वो किसान जो है कठिनाई का सामना करने लगे, किस चीज को, पे द रेंट, यानी किराया देने में कठिनाई का सामना करने लगे कि वो दे नहीं पा रहे थे, स्ट्रगल करने लगे कि अब आखिर हम कैसे अब इनकी जो है रेंट को पे करेंगे। They wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted. वे चाहते थे अनपेड रेंट की जो रेंट है वो सब क्या हो जाए, उनसे उनको मुक्ति मिल जाए, क्या छुटकारा मिल जाए, रिमिट हो जाए। एंड दे ज्वाइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। इसीलिए वो प्रायः रेडिकल मूवमेंट्स में और क्या बोल सकते हैं, ऐसे जितने भी मूवमेंट्स होते थे, मतलब कि उसमें वो जो टेनेंट पेजेंट थे, छोटे छोटे किसान थे, वो अक्सर पार्टिसिपेट करते थे। दे ज्वाइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट, विभिन्न प्रकार के रेडिकल मूवमेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते थे, ऑफन लीड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। जो किसके द्वारा लीड होता था, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा लीड होता था। उसमें वो प्रायः पार्टिसिपेट करते थे, कौन, पुअर पेजेंट। अप्रहेंसिव of raising issue that might upset the rich peasant and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaign in the most places। और यहां तक कि नो रेंट कैंपेन को, मतलब ये डिमांड कर नो रेंट, हम नहीं रेंट देना चाहते हैं लैंडलॉर्ड्स को, तो इस बात को कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं करती थी।
क्योंकि उनको पता था कि भाई उनकी सारी व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं रिच प्रेसिडेंट भी एक अहम हिस्सा, एक अहम रोल अदा करते हैं। उनको वो तमाम प्रकार के फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उनका मूवमेंट चलता रहता है। अगर वो उनको सपोर्ट रिच प्रेसिडेंट को कांग्रेस नहीं करती है तो वो उनको नहीं देंगे। इसलिए मजबूरी में ही सही कांग्रेस को इन छोटे छोटे किसानों की जो नो रेंट कैंपेन था उसमें वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करने से क्या थे, अनविलिंग थे। क्या थे, अनविलिंग थे। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन, जिसकी वजह से पुअर पीजेंट और कांग्रेस के बीच का संबंध कुछ बहुत बेहतर उस वक्त नहीं था। तो पुअर पीजेंट क्या कर रही थी, किस तरीके से मूवमेंट कर रही थी, उसके पीछे स्वराज का मतलब क्या था कि नो रेंट कैंपेन। क्या था, नो रेंट कैंपेन वाला मामला था। इस नजरिए से, इस नोशन से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे सीडीएम में। तो आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि पुअर पीजेंट वर्सेस रिच पीजेंट, इन दोनों के बीच में क्या था, क्लैश था। ये इनको डिमांड नहीं देना चाहते थे और रिच पीजेंट जो अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे। पूरी कहानी ये। अब हम बढ़ते हैं शहर की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, शहर की तरफ। शहर की तरफ बढ़े तो बिजनेस क्लास वाला क्या मामला है उसको हम लोग देखते हैं। बिजनेस क्लास ने किस नोशन के साथ पार्टिसिपेट किया था सीडीएम में। बात करें व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास एंड हाउ डिड द रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बिजनेस क्लास का क्या मामला है और वे किस तरीके से रिलेटेड थे, किसे, सीडीएम से। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। ये कहानी आपको पता होगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 में हुआ था और 1914 से 1918 के बीच में ये जो युद्ध चला, इस युद्ध में इंग्लैंड भी क्या था, इंगेज था। ब्रिटेन भी उसमें महत्वपूर्ण हिस्सा था, वो भी तो लड़ रहा था। तो उसके इंगेज रहने की वजह से जो इंडियन मर्चेंट थे, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो ह्यूज प्रॉफिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ह्यूज प्रॉफिट। क्योंकि उधर से आपका जो है क्या बोल सकते हैं, भारत में इंपोर्ट नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो यहाँ के जो लोकल मर्चेंट थे या फिर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ह्यूज प्रॉफिट क्या बनाते हैं, ह्यूज प्रॉफिट बनाते हैं। तो वही बात कर रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन जो मर्चेंट थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो खूब कमाते हैं और पावरफुल बन जाते हैं, खूब पैसे को, खूब प्रॉफिट, खूब लाभ कमाते हैं। तो इन on expanding their business they are now reacted against colonial politics that restricted business activities। लेकिन हम जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंडिंग के साथ अब ब्रिटिश फिर से उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को लगाना शुरू कर देती है। इनको लगता है कि अब मेरा बिजनेस उस तरीके से कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को लगातार उसी तरीके से, जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय एक्सपैंड हुआ था, उसी तरीके से अपने बिजनेस को लगातार सोचते हैं कि बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। इसलिए वो सोचते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन अब फिर से हम पे लगने वाली है या लग रही है वो अगर ये लोग नहीं रहते अंग्रेज तो शायद ये नहीं लगती। तो इसलिए इनका दिमाग में क्या आया कि अपने बिजनेस एक्टिविटी में किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन को, बिजनेस एक्टिविटीज में किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन से खुद को बचने के लिए ये सीडीएम में क्या हो गए, एक्टिव हो गए कि अगर ये चले गए, गांधी जी जीत गए तो फिर अपना ही सब कुछ क्या होगा, मजा ही मजा होगा। सो दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, वो प्रोटेक्शन चाहते थे किसी प्रकार के फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट से। एंड रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, जो रूपी और स्टर्लिंग क्या थी उस वक्त, ब्रिटेन की जो इंग्लैंड की जो करेंसी थी उसका नाम स्टर्लिंग था और रूपी क्या है, इंडियन करेंसी है। तो रूपी स्टर्लिंग का जो फॉरेन एक्सचेंज रेशियो था दैट वुड डिस्करेज द इंपोर्ट, जिसकी वजह से क्या इंपोर्ट क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। तो वो कुल मिला जुला के मामला ये है, अगर ब्रिटेन से सामान आएगा, ब्रिटेन से इंपोर्ट लगातार बढ़ता रहेगा तो उनका बिजनेस कैसे फलेगा फूलेगा। तो ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए, कहीं ना कहीं डिस्करेज करने के लिए रुपी स्टर्लिंग का जो फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है उसकी बात करते थे, उसको मेंटेन करने की बात करते थे। यानी ओवरऑल समझ सकते हैं ये चाहते थे कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो बना रहे, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन उसमें न आए। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। अपने इस बिजनेस इंटरेस्ट में उन्होंने संगठन बनाने का भी प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने बनाया क्या, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में। और बाद में क्या बनाया, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग फिक्की बोलते हैं, 1927 में बनाया था। इन सभी चीजों को, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, अपनी व्यवस्था को
कंटिन्यू करना, अपने जो इंडस्ट्रियल जो ग्रुप है, उसका संगठन है, उसको और मजबूत करना और अंग्रेजों के रिस्ट्रिक्शंस का विरोध करना। तो ये इनका उद्देश्य था, किसका? बिजनेस क्लास का, जिसमें कि हम लोग कुछ नाम सुनते हैं प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जीडी बिरला। इन लोगों के नाम सुनते हैं, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिरला, जो बिरला ग्रुप के हैं। इन लोगों ने इन सभी मूवमेंट को क्या किया? लीड किया। क्या किया उन्होंने? कि द इंडस्ट्रियल अटैक्ड colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। जब पहली बार CDM लॉन्च हुआ था तो इन लोगों ने खूब सपोर्ट किया, किसके अगेंस्ट में? जो कॉलोनियल पावर थी, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ इन लोगों ने खूब इंडिया का सपोर्ट किया, CDM में सपोर्ट किया, खूब काम किया। दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाई आर सेल इंपोर्टेड गुड। ये क्या? भारत में उस वक्त जो CDM चला था उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देते थे, यानी वित्तीय सहायता भी देते थे। साथ ही साथ जो भी इंपोर्टेड गुड्स थे उनको बाई और सेल करने से क्या करते थे? मना करते थे। मोस्ट बिजनेसमैन कैम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कंस्ट्रेंट्स। फ्लोरिश विदाउट कंस्ट्रेंट, यानी कि हमारा फलता फूलता रहेगा बिना किसी बाधा के। क्या? बिजनेस। अगर अंग्रेज न रहें, अगर वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अगर जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन है हमारे बिजनेस पे न रहे तो हमारा जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है, वो ऐसे ही फूलती रहेगी, फलती रहेगी। इस उद्देश्य से वो CDM में पार्टिसिपेट किए। कौन? बिजनेस क्लास वाले। बट आफ्टर द फेलियर्स ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुजियास्टिक। हम जानते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कॉल ऑफ कर लिया था मूवमेंट को, जिसकी वजह से इनको लगता है कि भाई मामला बना नहीं, तो वो उनके अंदर जो इंथ्यूजियाज्म था वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाया। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ स्प्रिट ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज। वो मिलिटेंट एक्टिविटीज क्या रहते थे? सशंकित रहते थे। एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिसरप्शन ऑफ बिजनेस। भाई उनकी बिजनेस में किसी प्रकार का डिसरप्शन ना है। भाई बिजनेसमैन को क्या चाहिए? उसका बिजनेस बढ़ता रहे, बस उसको ये चाहिए। देश का क्या मामला है उसके लिए सेकेंडरी होता है, बिजनेसमैन के लिए अपना बिजनेस ही सबसे प्राइमरी चीज होती है। एज वेल एज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म एमंगेस्ट द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस। और उसी समय, उस दरमियान में कांग्रेस के जो यंगर मेंबर थे उनके बीच में सोशलिज्म जैसी चीजें, वहीं पे तमाम जैसे सोशलिज्म जैसी आइडियोलॉजी जो है भर रही थी उनके अंदर। तो इससे वो डरते थे, इससे भी वो चिंतित थे कि सोशलिज्म का मतलब समाजवाद हो गया, समाजवाद मतलब कि कैपिटलिज्म का विरोध हो जाएगा, तो फिर हमारा बिजनेस फिर से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जिसकी वजह से वो जब दोबारा रिलॉन्च होता है CDM तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो उनका नोशन बस ये था कि भाई हम किसी भी तरीके से अपने बिजनेस को फ्लरिश कर पाए, मेंटेन कर पाए, इसके लिए उन लोगों ने CDM में पार्टिसिपेट किया था। तो 3 एस्पेक्ट आपने देख लिया कि लोग, चाहे गांव की बात करें, रिच पीजेंट की बात करें, पुअर पीजेंट की बात करें, उन लोगों ने किस नोशन के साथ पार्टिसिपेट किया। वहीं पे बात करें आपके शहर क्षेत्र में जो बिजनेस क्लास है उसने अपने बिजनेस को फलता फूलता देखने के लिए, बिजनेस की लगातार कंटिन्यू ग्रोथ देखने के लिए CDM में पार्टिसिपेट किया। वहीं पे वर्किंग क्लास की बात करेंगे तो जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द CDM इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। यानी वर्किंग क्लास अधिक संख्या में पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, वो पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे। नागपुर को छोड़ दिया जाए, नागपुर वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो CDM में ये जो वर्किंग क्लास थी वो पार्टिसिपेट ही नहीं की थी। एट द इंडस्ट्रियलिस्ट कम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टे अलोफ। क्योंकि जानते हैं कि भाई एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। जैसे ही आपके बिजनेसमैन चूंकि भाई फंडिंग करते थे, फाइनेंशियल असिस्टेंट देते थे कांग्रेस को, तो कांग्रेस को लगता था कि भाई इनको कैसे हटा सकते हैं, तो कांग्रेस के कम क्लोजर रहते थे। जब कांग्रेस के कम क्लोजर रहते थे तो भाई वर्कर को कैसे वो सपोर्ट करेंगे, तो वर्कर अपने आप दूर हो गए। तो जैसे ही लिखा है ना कि एज द इंडस्ट्रियलिस्ट कैम क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर्स स्टे अलोफ, वर्कर्स क्या हो गए, दूर चले गए। बट इन द स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द CDM, सिलेक्टिवली एडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम्स। कुछ वर्कर ने पार्टिसिपेट भी किया, गांधीयन प्रोग्राम में काम भी किया, लाइक बाइकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, एज द पार्ट ऑफ देयर ऑन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। इन सभी चीजों के लिए भी क्या किया, पार्टिसिपेट किया CDM में कि भाई ये सारी चीजें कर दी जाए। देयर वर स्ट्राइक बाय रेलवे वर्कर इन 1930s एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। इन 1930s थाउजेंड ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर इन माइंस, टीन माइंस वर गांधी कैप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बाइकॉट कैंपेन्स।
मतलब ये सारी चीजें बता रहा है कि चाहे वो क्या बोल सकते हैं, छोटा नागपुर की बात हो जिसमें कि 1000 ऑफ वर्कर ने पार्टिसिपेट किया था, टीन जो क्या बोल सकते हैं टीन माइंस में, छोटा नागपुर के टीन माइंस में गांधी कैप पहन के, गांधी जी वाली टोपी पहन के क्या किए, प्रोटेस्ट किए, रैलीज किए, तमाम बाइकआउट किए, इन सभी कैंपेन में पार्टिसिपेट किए, ये सारी एक्टिविटीज भी हुई। बट द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स। लेकिन इन सभी चीजों के करने के बाद भी कांग्रेस रिलक्टेंट थी कि हम वर्किंग क्लास को सपोर्ट नहीं करेंगे। इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। मतलब वो समझिए पुअर पीजेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी तो रिच पीजेंट को कर रही थी, तभी तो नहीं कर पाई। उसी तरीके से बिजनेस क्लास को सपोर्ट कर रही थी तो वर्किंग क्लास को नहीं कर पाई। तो वही बात लिख रहा है कि इफ फेल्ट दैट वुड बी एलिनेटेड इंडस्ट्रियल एंड डिवाइड एंटी इंपीरियल फोर्स। कुल मिला जुला के जो ये थे कौन वर्किंग क्लास थे, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो पहली बात तो इन लोगों ने किया ही नहीं, क्योंकि इनको लगता था कि कांग्रेस जो है रिच पीजेंट को जो है क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल जो बिजनेस क्लास है, इंडस्ट्रियल जो बिजनेस क्लास है उसको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से ये क्या हो गए, दूर हो गए उनसे। कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था, फिर भी उनको कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि भाई गांधी जी को भाई उस वक्त की डिमांड भी तो यही थी कि अगर आप मजदूरों को लेके चलते हैं, वर्कर को लेके चलते हैं, तो आप उस मूवमेंट को कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे। देखिए सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन कहने का मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस भी एक बड़ा मैटर है एक लंबी लड़ाई के लिए, जो सिर्फ रिच पीजेंट या फिर बिजनेस क्लास ही कर सकते हैं। तो जब रिच पीजेंट और बिजनेस क्लास गांधी जी के साथ आते हैं तो जो पुअर पीजेंट्री है और जो वर्किंग क्लास है वो अपने आप दूर चली जाती है। यही मामला है, बहुत ज़्यादा इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, कंफ्यूज होने वाला मामला नहीं है। वहीं पे वुमेन्स की बात करें तो शहर की और गांव की दोनों क्षेत्रों में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो शहर की हो चाहे वो गांव की हो। Another important feature of the civil disobedience movement was the large scale participation of movement। मानी बड़े पैमाने पर महिलाओं ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। कब? ड्यूरिंग द गांधी जी साल्ट मार्च, थाउजेंड ऑफ वुमेन्स कम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन हिम। साल्ट मार्च के दरमियान में, जैसे कि आप ये पिक्चर देखेंगे तो ये साल्ट मार्च के दरमियान में तमाम महिलाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। इस तमाम महिलाएं क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। किसमें? आपके साल्ट मार्च में गांधी जब मूवमेंट करते थे, पैदल यात्रा करते थे, तो लोग महिलाएं गांधी जी को सुनने के लिए आती थी, उनसे इंस्पायर होती थी, तमाम चीजें हैं। तो यानी कि थाउजेंड ऑफ वुमेन कम आउट ऑफ देयर होम, अपने घर से बाहर आती हैं और गांधी जी को सुनती हैं। वो पार्टिसिपेट भी करते हैं प्रोटेस्ट में, मार्च में, मैन्युफैक्चर करती हैं साल्ट, पिकेट्स करते हैं फॉरेन क्लोथ्स को, लिकर शॉप को जो है उस पर धरना देती हैं, तमाम काम मतलब हर एक्टिविटीज में गांधी जी के साथ रहती हैं। मैनी वेंट टू जेल, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। अर्बन एरिया की बात करें तो वुमेन जो है कुछ हाई क्लास हाई कास्ट फैमिली से आती थी। रूरल एरिया की बात करें तो रिच पेजेंट की जो है हाउस होल्ड जो महिलाएं वो महात्मा गांधी के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती थी। मूव्ड बाय गांधी जी कॉल दे बिगिन टू सी सर्विस ऑफ देयर नेशन एज सेक्रेड ड्यूटी ऑफ द वुमेन। जैसा कि अब देखिए महिलाएं जो हैं उनको कुछ इस तरीके से रियलाइज करा दिया गया कि ये उनकी सेक्रेड ड्यूटी है। क्या है? सेक्रेड ड्यूटी। और महिलाएं इस तरीके से करती भी थी कि भाई ये इनका कर्म है, ये पवित्र कर्म है जो गांधी जी की सहायता कर रही हैं, सीडीए में पार्टिसिपेट कर रही हैं, मूवमेंट में हिस्सा ले रही हैं, ये तमाम काम कर रही है, इनकी पवित्र कर्म है, पवित्र ड्यूटी है। तो इस तरीके से महिलाएं काम करना शुरू कर दी। सो दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे द पोजिशंस ऑफ वुमेन वॉज विजुअलाइज्ड। तो इसका मतलब देखिए महिलाओं ने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन जो उनकी स्थिति थी उसमें कोई रेडिकल चेंज नहीं आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, बहुत सुधार नहीं हुआ। जैसा कि महिलाओं ने क्या किया था, विजुअलाइज किया था। पॉइंट्स को फटाफट सुनते जाइए, याद हो जाएगा। गांधी जी वॉज कन्विंस दैट, गांधी जी ने सबको कन्विंस कर लिया कि दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, बी गुड मदर एंड गुड वाइफ्स। महिलाओं को गांधी जी ने क्या कर लिया, कन्विंस कर लिया कि क्या घर की बच्चों की देखभाल करना ही महिलाओं की क्या है, ड्यूटी है। एक अच्छी माता और एक अच्छी वाइफ बनना उनका क्या है, प्रमुख कर्तव्य है। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशंस ऑफ अथॉरिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन। और यहां तक कि लंबे समय तक किसी प्रकार के अथॉरिटी वर्क को हैंडओवर नहीं किया महिलाओं को, यानी महिलाओं को किसी प्रकार का बड़ा पद देने के पक्ष में कांग्रेस नहीं थी। तो इट वॉज सीन ओनली देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस। तो इस तरीके से यानी कि हम देख सकते हैं कि कांग्रेस में भी महिलाओं की उपस्थिति सिर्फ जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, सांकेतिक रूप से उनका जो उपस्थिति थी। जबकि हम जानते हैं कि महिलाओं ने तमाम मूवमेंट्स में गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया, काम किया, चाहे वो प्रोटेस्ट करना हो, चाहे नमक बनाना हो, चाहे वो जेल जाना हो, हर काम में महिलाओं ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। बट उनको जो है वो रिकॉग्निशन, वो अथॉरिटी नहीं मिल पाई। तो इस तरीके से हमने देखा डिफरेंट सोशल ग्रुप ने
किस नोशन के साथ CDM में कैसे पार्टिसिपेट किया। जैसे कि पीजेंट ने कैसे पार्टिसिपेट किया, पुअर पीजेंट ने कैसे पार्टिसिपेट किया, बिजनेस क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट किया, वर्किंग क्लास ने, वुमेन्स ने, इन सभी लोगों ने अपने अलग अलग नोशन के साथ अलग अलग जो डिफरेंट सोशल ग्रुप हैं उसने CDM में पार्टिसिपेट किया, अपना काम किया। और CDM को कुछ लोग मदद भी किए, कुछ लोग भी पार्टिसिपेट भी नहीं किए, कुछ लोग जो है बाद में छोड़ दिए, पहली बार पार्टिसिपेट किए, दूसरी बार पार्टिसिपेट नहीं किए। तमाम इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट वाले टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी इस मूवमेंट की लिमिट क्या थी, लिमिटेशन क्या थी। आई होप इसमें जितने भी टॉपिक्स थे, इस टॉपिक से संबंधित, इस हेडिंग से संबंधित, उसको मैंने डिस्कस कर लिया, जान लिया, समझ लिया, तैयार कर लिया। इसी के साथ हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।